तो बच्चों, आज मैं आपके सामने भाषा लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा के विविध रूप। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने भाषा लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा के विविध रूप, यानी भाषा के कितने रूप हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं साइड में हूँ बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, अब आपको पढ़ाने चल रहे हैं भाषा के विविध रूप। जैसा आपने पढ़ा कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा आपने जाना, भाषा के रूप आपने जाना कि मुख्य रूप से दो रूपों में पाए जाते हैं, लिखित और मौखिक। इस तरह अब आइए हम लोग जानते हैं कि भाषा के विविध रूप क्या है। अभी तक वो प्रकार आपने जाना कि ये कितने मुख्य रूप से दो प्रकार, लिखित और मौखिक, लेकिन इसके स्वरूप रूप क्या है, आइए हम इसको जानते हैं। तो चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले टॉपिक आज का क्या है, भाषा के विविध रूप। आइए हम लोग देखते हैं। संपूर्ण विश्व में भाषाओं की संख्या असंख्य है। कहने का मतलब कि जो विश्व है, भारत देश की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है कि जो विश्व है वहां क्या है, संपूर्ण विश्व की बात हो रही है कि अनेक भाषाएं हैं। हमारी मातृभाषा या हमारी भाषा की बात नहीं हो रही है हिंदी, बल्कि अनेक भाषाएं हैं, उसमें भी क्या है, किंतु भारत स्वयं ही विविधता का देश है। भारत के प्रत्येक प्रदेश, देखिए प्रदेश और देश में अंदर है। प्रदेश, प्रदेश क्या है, राज्य स्तर पर, क्या राज्य स्तर पर, लेकिन देश क्या होता है, पूरे भारत देश की बात हो रही है, तो इसलिए प्रदेश लगा है। आप जानते रहिए क्या कह रहे हैं कि भारत के प्रत्येक प्रदेश की पृथक भाषा है, उसमें से हिंदी के अपने स्वयं विविध रूप देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखिए, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अन्य बहुत सारी बोलियां हैं। आप जानिए बोली कितनी है हमारे यहाँ, 18 बोली है। कितनी है, 18। और भाषा कितनी है, वर्तमान की बात कर रहे हैं तो 22 भाषा है। तो आइए देखते हैं, इस तरह जैसे अनेक भाषाएं, यानी विविध भाषाएं, कहाँ, भारत देश में ही विविध भाषाएं या बोलियां पाई जाती है। तो आगे देखिए, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा के मुख्य रूप से निम्नलिखित स्वरूप है। सॉरी, यहाँ हमने प्रकार लिख दिया, प्रकार तो आपने देखा ही, स्वरूप है। क्या है, स्वरूप। आइए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि भाषा के क्या है, विविध स्वरूप है। कहाँ, प्रदेश स्तर की बात कर रहे हैं कि आपने देखा संपूर्ण विश्व में तो बहुत सारी भाषा है, लेकिन संपूर्ण विश्व की बात छोड़िए, अपने भारत देश में ही अनेक प्रदेश स्तर पर भी अनेक भाषाएं हैं, पृथक पृथक, यानी अलग अलग भाषाएं हैं। उस पर से भी हम यदि हिंदी की बात करें, क्योंकि हम क्या इसका अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी शिक्षण का, जब संस्कृत का करेंगे तो संस्कृत की बात करेंगे, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी। तो हिंदी में भी अनेक प्रकार है, यानी अनेक प्रकार की बोलियां हैं, अनेक प्रकार की भाषा। देखिए, बोली वह होती है जो प्रदेश स्तर पर बोली तो जाती है, लेकिन मुख्य रूप से उस साहित्य के क्षेत्र में विख्यात, साहित्य तो लिखा जाता है लेकिन संविधान में उसे दर्जा नहीं मिला होता है, लेकिन भाषा होती है जिसे संविधान में उसे दर्जा मिला हो। तो आइए हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, भाषा के विविध स्वरूप की। तो इसके इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के मुख्य रूप से निम्नलिखित स्वरूप है। नंबर 1 देखते हैं, सब प्राचीन भाषा, जो सबसे पहले हम लोग प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा, प्राचीन भाषा। अब देखिए एक एक शब्द को देखिए, वर्तमान युग में इस भाषा का अधिक प्रचलन नहीं है। यानी जो हमारी प्राचीन भाषा, देखिए हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ाना शुरू किया था तभी आपको बताए थे कि हमारी सारी भाषाओं की जो जननी है, कौन सी भाषा है बच्चों, संस्कृत भाषा है। हमारी सारी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है, और संस्कृत क्या है, इसलिए प्राचीन होने के कारण तो इसे देववाणी कहा जाता है, देवताओं की वाणी, यानी देवताओं के मुख से इसका उच्चारण किया गया, और वहीं से क्या हुआ, वहीं से अन्य भाषाएं निकली। तो ये भी कह सकते हैं कि सभी भाषाओं की जननी हमारी कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा। तो सबसे प्राचीन रूप इसका क्या हुआ, संस्कृत भाषा हुई। यानी भाषा के रूप में, भाषा की बात की जा रही है, भाषा का जो सबसे प्राचीन स्वरूप है तो वो संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा। आइए देखते हैं क्या
कि वर्तमान युग में इन भाषा का अधिक प्रचलन नहीं है। संस्कृत भाषा का आजकल कहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं ना, तो वर्तमान में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं है। लेकिन ये प्राचीन काल में क्या थी, ये इकलौती एक ऐसी भाषा थी जो सर्वप्रथम आई और यहीं से सारी भाषाओं का जन्म माना जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी और क्या आर्य भाषा, देववाड़ी भाषा, अन्य नामों से भी इसे पुकारा जाता है। तो आइए देखते हैं कि अधिक प्रचलन नहीं है। प्राचीन काल में सॉरी बच्चों, लाइट जाने से थोड़ा असुविधाएं हुई। तो आइए फिर से देखते हैं हम लोग। वर्तमान युग में इन भाषाओं का अधिक प्रचलन नहीं है। प्राचीन काल में देखिए, प्राचीन काल में सबसे पहले कौन सी भाषा सबसे पहले कौन सी भाषा आई, संस्कृत भाषा, उसके बाद पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही क्या हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है। मतलब संस्कृत से ही निकला, लेकिन संस्कृत से सबसे पहले कौन सा रूप आया, पाली, फिर पाली के बाद कौन सा रूप आया, प्राकृत, प्राकृत के बाद कौन सा रूप आया, अपभ्रंश, और अपभ्रंश भाषाओं के बाद क्या हुआ, हमारी हिंदी का जन्म हुआ। यानी अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी का जन्म हुआ। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने तो अपभ्रंश को ही हिंदी मान लिया, कहा ये क्या है, हमारी पुरानी हिंदी है। तो आइए देखते हैं, भाषाओं का प्रयोग होता था। इन भाषाओं में उच्च कोटि के साहित्य का सृजन भी हुआ। यानी जितने भी ग्रंथ लिखे गए, देखिए हमारे जो चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया, और ये क्या है, प्राचीन ग्रंथ के साथ साथ गद्य में लिखा गया। यजुर्वेद, ऋग्वेद के बाद हमारा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रहा। और जो हमारा सामवेद है, इसमें क्या है, यहीं से संगीत का जन्म हुआ। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है यहीं से लिया गया, और सबसे पहले नाटक की उत्पत्ति मानते हैं तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के नाटक से माना गया, यहीं से रस की उत्पत्ति। लेकिन वो भी कहाँ से प्रेरित हुए, सामवेद से प्रेरित हुए, जिसे संगीत का जनक माना गया, वहीं से निकला। मनोरंजन के साधन जो हमारे यहाँ विकसित हो रहे हैं, सब सामवेद से लिया गया। वो किस भाषा में थी, संस्कृत में। और जो अथर्ववेद है वो क्या है, वाणिज्य, व्यापार, जादू टोने, ये जो भी निकले, ज्योतिष, मेन चीज जो ज्योतिष निकली वो कहाँ से, अथर्ववेद से निकला। और ये चारों वेद किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। इसलिए सबसे प्राचीन रूप इसका क्या है, संस्कृत, सॉरी, भाषा का सबसे प्राचीन रूप क्या है, तो हमारी प्राचीन भाषा। प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा। तो इतना तो आपको समझ में ही आ गया होगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो प्राचीन भाषा है उसका वर्तमान युग में अधिक प्रचलन नहीं है। लेकिन प्राचीन काल में हमारी जो प्राचीन भाषा थी वो सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत ही थी ना। और संस्कृत क्या है, सभी भाषाओं की जननी है, यहीं से ही क्या हुई, सारी भाषाओं का जन्म हुआ। कैसे हुआ, सबसे पहले संस्कृत आया, फिर क्या आया, पाली, फिर प्राकृत, और फिर अपभ्रंश। और अपभ्रंश से ही क्या माना गया, हिंदी भाषा का जन्म। इसको विकास में भी लिख सकते हैं, ये जो मेन पॉइंट है, इसको विकास में कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो ये क्रम है। पहले भी हमने बताया था, एक नंबर वेरी इंपॉर्टेंट थी, पहले भी हमने कहा था, आज भी कहा कि ये पूछा ही जाएगा कि क्रम क्या है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति का क्रम क्या है। तो सबसे पहले प्राचीन भाषा आई। प्राचीन भाषा कौन सी, आप तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए, संस्कृत। ये क्रम ऐसे, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही क्या हुआ, हिंदी का जन्म हुआ। यानी जो क्रम है उसका बता रहे हैं। तो डायरेक्ट जो अपभ्रंश है वो भी तो कहाँ से निकला, संस्कृत से। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारी भाषाएं अधिकतर जो है कहाँ से निकली है, संस्कृत से ही निकली हैं। तो आइए देखते हैं क्या हुआ, उच्च कोटि के साहित्य। तो हमने बताया ना कि साहित्य और ग्रंथ, यानी जितने भी, देखिए हम लोग तो अनुकरण कर रहे हैं बच्चा। सबसे पहले संस्कृत भाषाओं में जो ग्रंथ लिखे गए, जो व्याकरण, पाणिनि ने व्याकरण लिखा, और मतलब बहुत सारे जो ग्रंथ हम तो अनुकरण कर रहे हैं, हिंदी भाषा में क्या कर रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन रामायण संस्कृत भाषा में, रामचरितमानस हिंदी में लिखा गया, खड़ी बोली में, ठीक है। लेकिन जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो अधिकतर कितने, संस्कृत भाषाओं में ही। हम चारों वेद बता रहे हैं आपको कि वो किसमें है, संस्कृत भाषा में ही है। तो सबसे जो प्राचीन भाषा थी और सबसे प्राचीन भाषा का जो स्वरूप था वो संस्कृत भाषा था। अब माइंड में आपके आ गया होगा, देखो रटना दूसरी बात है, कॉन्सेप्ट को धारण करना ये दूसरी बात है। आपको हम पढ़ा रहे हैं, देखिए बुक की भाषाएं दूसरी होती है, लेकिन आप लेक्चर समझते हो तो आप हमेशा के लिए याद रखते हो। हमने कहा ना प्राचीन भाषा, यानी भाषा का प्राचीन रूप क्या था,
तो आपको बता रहे हैं कि जो प्राचीन रूप है वो संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। और संस्कृत से ही सारी भाषाओं का जन्म हुआ, इसलिए संस्कृत को हम क्या मानते हैं? सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। और इसे देववाणी मानते हैं, देवों की वाणी, यानी देव क्या करते थे? संस्कृत भाषा का ही उच्चारण करते थे। और इस भाषा का इतना महत्व था कि बड़े बड़े ग्रंथ और साहित्य लिखा गया इस भाषा में। लेकिन आधुनिक युग में आज इसका विशेष प्रचलन नहीं है। और आधुनिक यानी प्राचीन भाषा थी तो ये सारी भाषाओं की जननी मानी गई। तो इसका विकास का क्रम क्या रहा? तो सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, और फिर क्या आई? अपभ्रंश। और अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी निकल कर आई। आइए अगला टॉपिक आपका है सांस्कृतिक भाषा। पहला आपने पढ़ा प्राचीन भाषा, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि सांस्कृतिक भाषा। देश की संस्कृति का संरक्षण करने वाली भाषा को सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। यानी जिस भाषा में हम क्या करते हैं? अपनी संस्कृति का संरक्षण, पालन पोषण करते हैं। संरक्षण मीन्स उसका पालन पोषण या उसको विकसित करना करते हैं, उस भाषा को हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक भाषा। यानी हमारी भाषाओं का क्या हमारी संस्कृति का क्या कर रहा है? ये संरक्षण कर रहा है। तो जिस भाषा का अधिक हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। और देखिए आगे बता रहे हैं आपको कि यह शक्ति हमारी किस भाषा में है? अब ये भी किस में है? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। इसलिए इस भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। इसलिए इस भाषा को क्या कहा जाता है? जो पहले हमने बताया था कि सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो बच्चों क्या देखिए, देश की संस्कृति का संरक्षण करने वाली भाषा को संस्कृत भाषा है। और यह शक्ति हमारी किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। इसलिए इस भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। इसलिए इस भाषा को क्या कहा जाता है बच्चों? सभी भाषाओं की जननी या मातृभाषा कहा जाता है, या जन्म देने वाली भाषा कहा जाता है। और यही है कि हमारी संस्कृति का संरक्षण कर रही है। उसका एग्जाम्पल आपको दे चुके हैं हम बच्चों कि रामायण जैसे महाग्रंथ, या रामचरितमानस की बात नहीं कर रहे, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, या बहुत सारे ग्रंथ हैं। हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण का आज अनुकरण कर रहे हैं, या जितने भी ग्रंथ या चारों वेद हमने बताया, या पुराणों की जो रचना हुई किस भाषा में? संस्कृत। और संस्कृत ही ऐसी भाषा है कि आज भी हमारे सांस्कृतिक का यानी जो संस्कार है, उनका जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, हम कहाँ से सीखते आ रहे हैं? उसी संस्कृत के ग्रंथों से, उन्हीं संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथों से। तो हम उसका सांस्कृतिक भाषा कौन सी कहलाई? संस्कृत कहलाई। हिंदी नहीं। हिंदी का तो बिगड़ते रूप चला आ रहा है सामने। हम मान रहे हैं हिंदी क्या है? हिंदी आज भी है हमारे बोलचाल की भाषा में, हम हिंदी प्रयोग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे क्या कर रहे हैं? पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन जो संस्कृत है आज भी, देखिए आप संस्कृत कॉलेजों में चले जाए, संस्कृत विद्यालयों पाठशाला में आप चले जाइए, तो वहाँ आज भी गुरुकुल का नियम चल रहा है। लेकिन जो और कॉलेज है हमारे यहाँ, अन्य भाषाएं जो प्रयोग कर रही है, उसमें कल्चरल का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और क्या कर रहे हैं हम लोग? अपने ही कल्चरल का हनन कर रहे हैं। उनकी जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उनका क्या कर रहे हैं? आज भी हम क्या भूलते जा रहे हैं अन्य भाषाओं के माध्यम। लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा है कि आज भी उसका पूरा अस्तित्व बना हुआ है। आज चले जाइए संस्कृत पाठशालाओं में, तो वहाँ आज भी बच्चे क्या हैं? उसी गुरुकुल के नियमों का पालन कर रहे हैं। शिष्टाचार से आपका आदर करेंगे, जैसे करना है। बहुत सारी चीजें हैं, आप देख लीजिए, उसका अनुकरण हम झूठे नहीं बता रहे हैं। तो देखिए संस्कृत भाषा क्या कहती है? देश की संस्कृति का संरक्षण करने वाली भाषा को सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। यह शक्ति किसमें है? हमारी संस्कृत भाषा। मेन यही टॉपिक है, आपको याद करना। ऐसे पूछ लेंगे प्रश्न कि सांस्कृतिक भाषा कौन सी है? तो हमारी संस्कृत भाषा है। कौन सी है? संस्कृत भाषा है। और पूछ लेंगे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो हमारी संस्कृत भाषा है। आइए देखते हैं मातृभाषा कौन सी है। तो यह वह भाषा है जिसमें बच्चा अपने जन्म के समय आंख खोलता है, उस भाषा में दुलार मिलता है। कहने का मतलब है कि यह वह भाषा है, आप समझिए इस बात को, यह वह भाषा है कि बच्चा जन्म लेते ही जिस भाषा के संपर्क में आने लगता है, यानी उसे
प्रेम, स्नेह, लोरियां, दुलार मिलता है, उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। माता की गोद में रहकर, माता के शब्दों के उच्चारण से जो उसका पालन पोषण हो रहा है, जो लोरियां उसके कानों में जा रही हैं, जो गीत वो सुन रहा है, वो उसे मातृभाषा कहते हैं। उसे कौन सी भाषा कहते हैं बच्चों? मातृभाषा कहते हैं। जैसे यह वह भाषा है जिसमें बच्चा अपने जन्म के समय आंख खोलता है, उस भाषा में दुलार मिलता है। उस भाषा में वही बताया ना, लोरियां सुनाना, थपकियां देना, गीत सुनाना, उसको बुलाना, चुचकारना बच्चे को, वही दुलार है उसका बच्चा। तो कहने का अभिप्राय है कि यह मातृभाषा वह भाषा है जिसमें बच्चा अपनी माँ की गोद से सीखना प्रारंभ कर देता है और साथ ही घर के अन्य सदस्यों के संपर्क में रहकर सीखता है। लगातार उस भाषा के संपर्क में रहने से उस भाषा को अनुकरण द्वारा बोलना सीख जाता है और मातृभाषा का प्रभाव उसके जीवन भर चलता रहता है। जो मातृभाषा होती है बच्चों, वो आप कोई भी भाषा सीख लीजिए, लेकिन उसका अस्तित्व, उसका प्रभाव आप पर हमेशा बरकरार रहता है। क्यों? क्योंकि सबसे प्रारंभ में हम किसी व्यक्तिगत भाषा की बात नहीं कर रहे, वो अंग्रेजी भाषा भी हो सकती है, मातृभाषा की बात कर रहे हैं, वो संस्कृत भाषा भी हो सकती है, उर्दू भाषा भी हो सकती है, हिंदी भाषा भी हो सकती है, हमारी कोई भी भाषा है, बांग्ला भाषा भी हो सकती है। कहने का मतलब इतना ही है कि मातृभाषा वो भाषा होती है जिसमें बच्चा, यानी प्रत्येक व्यक्ति की अलग भाषा, मातृभाषाएं हो सकती है। तो वो बच्चा जो माँ की गोद में रहकर माँ के द्वारा या माँ के साथ साथ घर के अन्य सदस्य के मुख से जिसमें अधिकतर आवाज, साउंड सुन रहा है, उसके कानों में जा रहा है, उससे लोरियां सुन रहा है, हमेशा बरकरार है वो आवाज उसके कान में जाते हुए अनुकरण से सीख रहा है, उसी भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय आधार पर भाषा के रूप। तो आइए देखते हैं क्षेत्रीय आधार पर भाषा के कितने रूप हैं। तो देखिए, क्षेत्रीय आधार पर भाषा के मुख्य 3 रूप है। कितने रूप है बच्चों? मुख्य 3 रूप है। नंबर 1 प्रादेशिक भाषा, नंबर 2 राष्ट्रीय भाषा, नंबर 3 अंतरराष्ट्रीय भाषा। आइए देखते हैं कि तीनों रूप कौन कौन से हुए क्षेत्रीय आधार पर। प्रादेशिक भाषा, दूसरा राष्ट्रीय भाषा, तीसरा अंतरराष्ट्रीय भाषा। आइए हम लोग एक एक को समझते हैं। प्रादेशिक भाषा क्या है? भारत अनेक प्रदेशों में विभक्त है। उन प्रदेशों में प्रयोग लाई जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। प्रादेशिक भाषा को हम मातृ भाषा भी कहते हैं। अब देखिए, कोठारी आयोग ने भी क्या कहा। कोठारी आयोग ने प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात की है। उत्तर प्रदेश की जो प्रादेशिक भाषा और या मातृभाषा हिंदी है। पूछा जा सकता है इसमें 2 प्रश्न आपके बने। सबसे पहले कि हमारे यहाँ की प्रादेशिक भाषा कौन सी है उत्तर प्रदेश की? तो उत्तर प्रदेश की, देखिए लिखा है ना, चाहे ऐसे पूछ ले कि हमारी प्रादेशिक भाषा कौन सी है, तो कौन सी है? मातृभाषा कौन सी है? हिंदी है। दोनों, प्रादेशिक भाषा कौन सी है? हिंदी है। मातृभाषा कौन सी है? हिंदी है। अच्छा, ये बताइए, कोठारी आयोग ने किस भाषा पर संशोधन प्रस्तुत की थी, अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की थी, यानी किस भाषा को लागू करने की बात कही थी? तो मातृभाषा की। कौन सी भाषा? मातृभाषा। और मातृभाषा के रूप में कौन सी भाषा? हिंदी भाषा को। ऐसे प्रश्न बनता है। तो आपने देखा कि प्रादेशिक भाषा क्या है? भारत अनेक प्रदेशों में विभक्त है। उन प्रदेशों में प्रयोग लाई जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक भाषा कहते हैं। और कोठारी आयोग ने इसी भाषा के विषय में बात की थी कि इसी भाषा के माध्यम से बच्चे को क्या किया जाए, उसकी नींव जो प्राथमिक स्तर होता है, उस बच्चे की नींव होती है। कौन सी नींव? उसके जीवन निर्माण की नींव, भाषा से संबंधित नींव होती है। और उसमें क्या है, बच्चे सबसे ज्यादा किसके संपर्क में रह रहे हैं? तो माँ के संपर्क में रह रहे हैं और मातृभाषा सीख रहे हैं। माँ के साथ साथ अपने घर परिवार में रह रहे हैं, तो उनकी भाषा सीख रहे हैं। उस भाषा में यदि उनको सिखाया जाए तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए कोठारी आयोग ने इस भाषा पर अपनी संस्तुति प्रस्तुत की थी, यानी अनुशंसा की थी, यानी कि इस भाषा को लागू करने पर जोर दिया था कि मातृभाषा में ही क्या किया जाए, बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। और अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की कौन सी मातृभाषा है? हिंदी है।
या फिर ऐसे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक भाषा कौन सी है, प्रादेशिक आपको भटकाने की कोशिश करेगा, तो कौन सी है, हिंदी है। मातृभाषा कौन सी है, हिंदी है। और कोठारी आयोग ने किस भाषा की बात की थी, इसी मातृभाषा की, और मातृभाषा हमारी हिंदी है ही है। आइए कोठारी आयोग ने हिंदी की बात नहीं की थी, मातृभाषा की बात की थी। वो किसी भी प्रदेश की भाषा हो, किसी भी, वो अपने प्रादेशिक भाषा नहीं, अपनी मातृभाषा में बच्चे को शिक्षा प्रदान करे। और हमारे यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की मातृभाषा वो कौन सी है, हिंदी है। बस इतना आपको समझना है कि कोठारी आयोग ने मातृभाषा में बच्चे को शिक्षा प्रदान करने की संस्तुति यानी अनुशंसा की, यानी कि कहा कि आप बच्चे को क्या किया जाए, उसकी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि उसका असर बच्चे पर ज्यादा होता है, वो क्या करेगा, उस भाषा में जल्दी सीख लेगा। आइए अगला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसे संपूर्ण राष्ट्र बोलचाल की भाषा में प्रयोग करे। अर्थात देखिए, प्रयोग करे, क्या आपने बोला कि राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसे संपूर्ण राष्ट्र बोलचाल की भाषा में प्रयोग करे। अर्थात सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। देखिए यहाँ पे आप फंसेंगे, आप ध्यान से पढ़िए। एक राष्ट्रीय भाषा होती है जो संविधान की भाषा, एक राष्ट्र भाषा होती है जो पूरे देश में क्या होता है, जिसे बोलचाल की भाषा में मान्यता न प्राप्त हो तब भी बोलचाल की भाषा में सबसे अधिक लोग बोलते हो, उस भाषा को हम राष्ट्र भाषा कहते हैं, कि लोगों द्वारा सबसे अधिक बोला जा रहा हो। और जो हमारी हिंदी भाषा है वह सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लगभग 70%, लगभग कितना, 70%। लेकिन 70% में मात्र 40% लोग पूर्ण रूप से इस भाषा को अपनाए हैं, 30% लोग बोलचाल की भाषा बनाए और उसे भूल गए, मीन्स ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमारी जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्र भाषा नहीं बन पाई। 1857 की जो क्रांति थी, अनेक प्रदेशों से थी, अनेक प्रदेश के लोग एकत्रित करना था, संग्रह मतलब उन्हें इकट्ठा करना था, और किस भाषा को क्या किया जाए, बोलचाल की भाषा बनाया जाए। बड़ा ही कठिन कार्य था कि सबको सूचनाएं अलग अलग प्रदेशों में सूचनाओं को पहुंचाना और उन्हें आंदोलन के लिए तैयार करना, उन्हें आंदोलन के लिए तैयार करना। तो एक संगोष्ठी बैठाई गई कि किस भाषा को माध्यम बनाया जाए, और ताकि मेरी बात को दूसरा व्यक्ति आसानी से, दूसरे प्रदेश के लोग समझ ले। नहीं तो बड़ी ही, क्योंकि भारत क्या है, अनेक भाषाओं का गढ़ है, यहाँ पर अनेक विविध भाषाएं, विविध बोलियां पाई जाती हैं, और इसमें बड़ी समस्या आई। तो देखा गया कि जो 70% लोग हैं कहाँ, ये हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो अन्य भाषाओं की अपेक्षा यदि हम हिंदी को लेते हैं तो प्रत्येक प्रदेश में चाहे 10% ही, 2% ही लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी बोलने वालों की संख्या है। तो हिंदी को माध्यम बनाया गया। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद सबसे पहले यदि जब इसे बात हुई कि राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया, तो सबसे पहले केरल में क्या किया गया, इसका विरोध किया गया, और वहां हिंदी क्या किया गया, हिंदी की जितनी भी साहित्य की पुस्तकें थी उन्हें ढूंढ ढूंढ जलाना प्रारंभ कर दिया गया। इसलिए लाख कोशिशों के बावजूद किसके, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्ति, और कौन, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, यानी अनेक लोगों के अथक प्रयास से भी हमारी जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। लोगों ने बोला, लोगों ने अपनाया, लेकिन इसे राष्ट्रभाषा बनने के लिए विरोध किया। इसलिए वह राष्ट्रीय भाषा तो बनी, पर राष्ट्रभाषा विश्व स्तर संपूर्ण राष्ट्र की भाषा नहीं बन पाई। आइए देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है, आप ज्यादा गहराई में न जाइए, आप अध्ययन करिए पहले कि राष्ट्रभाषा क्या है, आपका कंफ्यूजन दूर हो। प्रादेशिक भाषा आपने समझा अलग है वो, और राष्ट्रभाषा अलग है। आप देखिए, राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसे संपूर्ण राष्ट्र बोलचाल की भाषा में प्रयोग करे, अर्थात सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। हिंदी क्या है, अब देखिए यहाँ पे ही प्रश्न बनेगा आपका, अब यहाँ आपको ध्यान से पढ़ना, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा क्या नहीं है, पूछता है ना, क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है? नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। आप जानिए इसका कारण हमने पहले ही बताया कि बहुत यानी 70% लोगों द्वारा बोली गई,
यदि उन्हें 70% लोगों द्वारा उसे अपना लिया गया होता तो हमारी जो हिंदी है वो राष्ट्र स्तर पर क्या होती, राष्ट्रीय स्तर पर होती, राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाता। लेकिन लोगों ने उसका बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने क्या प्रादेशिक भाषा को ही दर्जा देंगे, हम हिंदी को क्यों राष्ट्रीय स्तर पर घोषित करें। इसलिए हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बनते बनते रह गई, बनते बनते रह गई। क्योंकि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, क्योंकि आज भी हिंदी बोलने वाले हैं, कहीं भी आप चले जाइए तो हिंदी का अनुकरण लोग कर रहे हैं, लेकिन उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। तो क्या आप लिखेंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा, सॉरी, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, क्यों? सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हमारी हिंदी है। लगभग कितने परसेंट ये पूछा जा सकता है, तो 70% लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है, जिसमें से कितने परसेंट, 40% पूर्ण रूप से अपनाए हैं हिंदी को और अपना लिया। लेकिन कितने परसेंट, 30% लोग जो हैं, लोगों द्वारा यह मात्र बोलचाल की भाषा के रूप में अपनाया गया। 1857 के पहले बोलचाल का माध्यम हमारी हिंदी भाषा थी। यह भी पूछा जा सकता है कि जो 1857 की क्रांति थी उसमें कौन सी भाषा को बोलचाल की भाषा बनाया गया या माध्यम, बोलचाल के माध्यम की भाषा बनाया गया, सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम बनाया गया, तो हमारी हिंदी भाषा ही थी। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा ही थी। कहा गया ना कि हमारी हिंदी भाषा थी। हिंदी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। क्रांति के बाद लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि लोग, यानी जितने नेता थे, उन्होंने सबने अथक प्रयास किया, सभी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का अथक प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुए। तो ये आपका राष्ट्रीय प्रादेशिक भाषा रहा, राष्ट्रभाषा रहा। आगे आपको पढ़ाने चल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय भाषा। शायद आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे आपको पढ़ाने चल रहे हैं। तो आगे आपको पढ़ाने चल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या है? आगे आपने पहले पढ़ा, आपने प्रादेशिक भाषा यानी मातृभाषा, प्रदेश स्तर पर कौन सी भाषा, मातृभाषा का प्रयोग। हमारी उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक भाषा क्या है? हिंदी है। फिर आपने पढ़ा कि राष्ट्रीय भाषा, तो राष्ट्रीय भाषा आपने देखा कि हिंदी लगभग राष्ट्रीय भाषा होते होते रह गई। जो सबसे अधिक बोली जाती है और बोलने वालों की संख्या अधिक है, उस भाषा को हम राष्ट्रीय भाषा कह सकते हैं। तो हिंदी को लगभग कह सकते हैं, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा होते होते रह गई, नहीं है नहीं। फिर आइए हम अंतरराष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय भाषा वो होती एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र का अंतर, मतलब विश्व स्तर पर जिस भाषा का अधिक प्रयोग किया जाए वह भाषा कौन सी होती है? अंतरराष्ट्रीय भाषा होती है। और अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हमारी अंग्रेजी भाषा को गौरव प्राप्त है। किसको? अंग्रेजी भाषा को। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी हिंदी भाषा ना तो राष्ट्रीय भाषा बन पाई, और जो अंतरराष्ट्रीय भाषा है वो अंग्रेजी युगों से बनी चली आ रही है। आइए बात करते हैं पॉइंट वाइज। जिस भाषा के, देखिए आप इसके अर्थ को समझिए, जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण विश्व के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हो, उस भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा को यह गौरव प्राप्त है। अभी यहाँ पे एक नंबर मिला कि अंतरराष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? उस भाषा को कहते हैं जो विश्व स्तर पर प्रयोग की जाए। और इसे कौन सी, किस भाषा को गौरव प्राप्त है? तो किस भाषा को? अंग्रेजी भाषा को। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्यों अंतरराष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता होती है? तो देखिए यहीं से प्रश्न शुरू होगा कि अंतरराष्ट्रीय भाषा क्रियाकलापों, विचार विनिमय, भ्रमण, शिक्षा, ज्ञान एवं विज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय भाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। कहने का मतलब है कि बच्चों मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करें, उसके बाद राष्ट्रीय ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि उसमें अधिक विकास हो सकता है। लेकिन साथ साथ उसको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय भावनाएं उसके अंदर पनप सके। लेकिन अंतरराष्ट्रीय भाषा का ज्ञान क्यों हो? क्योंकि बालक विश्व स्तर पर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, विज्ञान की बातों को जानना चाहता है जो साइंस की है, और उसके बाद उससे विदेशों से यात्रा करना है, भ्रमण करना है, अन्य देशों में, अपने देश को छोड़कर अन्य देशों में जाना है शिक्षा ग्रहण करने। तो वहाँ पे क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय की कोई भी प्रादेशिक भाषा हो, ये
कोई भी भाषा आपको आती हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक प्रदेश की भाषा कोई जरूरी नहीं है दूसरे प्रदेशों में आती रहे। लेकिन यदि अंतर्राष्ट्रीय भाषा घोषित है तो जाहिर सी बात है उस सब प्रदेशों में बोली जा रही है, तो उस भाषा से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे के विचारों को, सूचनाओं को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रादेशिक भाषा और मातृभाषा एक ही है। प्रादेशिक भाषा या मातृ, अब लिख लगा है ना, या मातृभाषा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए भाषा को अपनी सीमा रेखा को पार करना नितांत आवश्यक है। यदि बालक मातृभाषा में ही फंसा है तो उसे विश्व स्तर का ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि मातृभाषाओं में जरूरी नहीं है कि हम विश्व स्तर की जो हमारी मातृभाषा है वो दूसरे देशों में चलती हो, तो इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। और आगे कहा गया कि बालक को सबसे पहले अपनी मातृभाषा, फिर राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान इसलिए आवश्यक है जिससे राष्ट्रीय भावना का विकास हो सके, और सांस्कृतिक भाषा ज्ञान के लिए, यानी जो संस्कृत है हमारी जो परंपरा है उसके ज्ञान के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान आवश्यक है। किंतु अब देखिए यहाँ पे इतना ही आवश्यक नहीं है, किंतु आगे चल के क्या है, किंतु विश्व स्तर पर ज्ञान को समझने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस क्षेत्रीय आधार पर आपके भाषा के 3 रूप रहे, कौन कौन से, प्रादेशिक भाषा, मातृभाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा। प्रादेशिक भाषा और मातृभाषा एक ही है। प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा, तीनों आपने जाना। अब आगे आपको पढ़ाने चल रहे हैं बच्चों, 2 मिनट आप रुकिए।